दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए द नाइट एजेंट का सीजन 2 लेकर आया हूँ। जितना धमाकेदार सीजन 1 था, उससे कई गुना ज्यादा बढ़िया सीजन 2 है। इसमें आप देखेंगे कि पीटर अब नाइट एक्शन में नौकरी नहीं करता, बल्कि वो खुद एक नाइट एजेंट बन गया है। आपको स्टोरी में काफी मजा आएगा, सो एंड तक बने रहें। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत थाईलैंड के बैंकॉक शहर से होती है, जहां हम पीटर और उसके साथ एलिस नाम की एक नाइट एजेंट को देखते हैं। पीटर और एलिस इस वक्त वारेन स्टार्क नाम के आदमी का पीछा कर रहे थे, क्योंकि इंटेल की कुछ गोपनीय जानकारी लीक हुई है, जिसमें वारेन स्टार्क संदिग्ध है। फिर कुछ देर बाद वारेन एक ग्रीन टी शर्ट वाले आदमी से मिलता है और वे दोनों एक दूसरे से कोई चीज एक्सचेंज करते हैं। फिर एलिस पीटर को कहती है कि तुम वारेन स्टार्क के पीछे जाओ और मैं इस ग्रीन टी शर्ट वाले आदमी का पीछा करती हूँ। तभी थोड़ी दूर पहुंचने के बाद पीटर को वारेन के हाथ में एक पेन ड्राइव दिखती है, जिसको वो चुपचाप एक जगह पर रखकर चला जाता है। पीटर जानता था कि वारेन का कोई ना कोई साथी इस पेन ड्राइव को लेने के लिए जरूर आएगा, और कुछ ही देर में उसका शक बिल्कुल सही साबित होता है। तभी पीटर एलिस को इन्फॉर्म करता है कि वारेन ने किसी जगह पर पेन ड्राइव रखी, और फिर जो आदमी उसको लेने आया था, अब मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। फिर एलिस पीटर को कहती है कि मैं भी इस ग्रीन टी शर्ट वाले से पीछा छुड़वाकर वहीं पर आ रही हूँ, लेकिन वे दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही पेन ड्राइव उठाने वाला आदमी और उसका साथी पीछे घूमकर पीटर पर फायरिंग करने लगते हैं। पीटर के वहां से भागते ही ग्रीन टी शर्ट और उसका साथी भी एलिस पर फायरिंग करने लगते हैं, और इसका मतलब ये था कि उनको पहले से ही पता था कि एलिस और पीटर उनका पीछा कर रहे हैं। अब एलिस एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर नाइट एक्शन में कॉल करती है और बताती है कि हम मुसीबत में हैं। लेकिन जब वो पीटर के पास पहुंचती है तो पीछे से वे लोग उसे शूट कर देते हैं। अब पीटर चाहकर भी एलिस को बचा नहीं पाता, क्योंकि अगर पीटर वहां पर रुकता तो वे लोग उसे भी मार देते। फिर पीटर उनसे बचता हुआ एक घर में जाकर छिप जाता है और फिर वहां से नाइट एक्शन में कॉल करता है। पीटर के कहने पर ऑफिसर उसकी बात कैथरीन से करवाता है। फिर पीटर उनको बताता है कि उन लोगों को हमारा एक्सट्रैक्शन पॉइंट पता था, क्योंकि वे सब हमारा वहीं पर इंतजार कर रहे थे। फिर पीटर उनसे पूछता है कि आपके अलावा इस मिशन के बारे में और कौन कौन जानता था, क्योंकि किसी ने उन्हें हमारे बारे में जानकारी दी है। फिर कैथरीन पीटर की बात का जवाब ना देते हुए उससे पूछती है कि तुम और एलिस ठीक हो या नहीं, लेकिन पीटर उन्हें बताता है कि एलिस अब नहीं रही। तभी कुछ देर बाद शूटर्स पीटर को ढूंढते हुए उस घर में भी पहुंच जाते हैं। फिर पीटर को वहां से भी भागना पड़ता है। अगले सीन में हम एक कार के अंदर बैठे एक शख्स को देखते हैं, जो इस ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर उसमें मौजूद सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा था। अब ये शख्स उन लोगों का बॉस है या फिर कोई और, ये आपको आगे पता चलेगा। तभी पीटर उन लोगों से बचता हुआ एक पुल के पास आ जाता है और फिर नदी के अंदर छलांग लगाकर वहां से भाग निकलता है। हालांकि फायरिंग के दौरान एक गोली पीटर को छू कर निकल जाती है। अब वो बचकर कितना दूर जा पाएगा, ये किसी को भी नहीं पता। अब स्टोरी एक महीना आगे चली जाती है, जहां हम रोज को एक डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखते हैं। दरअसल रोज को कई महीनों से बुरे बुरे सपने आ रहे थे, जिसके कारण वो पूरा समय स्ट्रेस में ही रहती है। फिर डॉक्टर रोज को सुझाव देती है कि तुम EMDR थेरेपी लो, क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन वो रोज को ये भी बताती है कि EMDR के लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, जो मैंने नहीं ली, इसलिए तुमको किसी दूसरे डॉक्टर से संपर्क करना होगा। फिर सारी बात खत्म होने के बाद रोज अपनी जॉब पर आ जाती है, जहां उसे इन्वेस्टर्स को एडवर्स नाम की एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना था। रोज की कंपनी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है एडवर्स, और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि एडवर्स की हेल्प से किसी भी इंसान की आखिरी लोकेशन और इमेजेस वर्ल्ड वाइड सर्च करके पता लगाई जा सकती है। मीटिंग में रोज इन्वेस्टर्स को सही तरीके से नहीं समझा पा रही थी, क्योंकि कोई आदमी इंटरनेशनल अननोन नंबर से बार बार उसको कॉल कर रहा था। फिर रोज 2 मिनट का ब्रेक लेकर उस आदमी से बात करने चली जाती है, जिसके बाद इन्वेस्टर्स को आगे का प्रोग्राम रोज का पार्टनर समझाने लगता है। फिर रोज उस शख्स से पूछती है कि तुम कौन बोल रहे हो, लेकिन सामने वाला शख्स अपना नाम बताने की बजाय रोज से सिर्फ इतना कहता है कि पीटर सदरलैंड खतरे में है और मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देता है, लेकिन रोज अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये शख्स है कौन और इसको पीटर के बारे में कैसे पता। अब रोज इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और तुरंत प्रेसिडेंट मिशेल को कॉल करके इस इंटरनेशनल अननोन नंबर के बारे में बता देती है। फिर मिशेल कैथरीन को ऑर्डर देती है कि रोज की हेल्प करो और पता लगाओ कि पीटर इस वक्त कहाँ है। तभी रोज कैथरीन से मिलकर उसको सारी बात बताती है कि उस अनजान शख्स ने उससे क्या क्या कहा।
फिर कैथरीन रोज से पूछती है कि लास्ट टाइम तुम्हारी पीटर से बात कब हुई थी। फिर रोज जवाब देती है तकरीबन 10 महीने पहले, जब वो नाइट एजेंट का काम शुरू करने जा रहा था। कैथरीन को पीटर से ज्यादा लगाव नहीं था क्योंकि वो पीटर के पिता के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। फिर वो रोज को बताती है कि पीटर 1 महीने से गायब है और इस वक्त वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। फिर कैथरीन रोज को अपना नंबर देकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोज उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। फिर कैथरीन रोज को ये बात साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी क्योंकि तुम नाइट एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं रखती हो। अब कैथरीन भले ही रोज को आगे की जानकारी ना दे, लेकिन रोज को इतना तो पता चल ही चुका था कि पीटर 1 महीने से गायब है, इसलिए अब रोज पीटर को ढूंढने के काम में लग जाती है। फिर वो पीटर तक पहुंचने के लिए अपनी नई लॉन्च हुई टेक्नोलॉजी की हेल्प लेती है। फिर वो उसमें पीटर का बायोमेट्रिक डालकर वर्ल्ड वाइड सर्च करती है और उसे पता चलता है कि पीटर घायल हालत में एक डॉक्टर के पास इलाज करवाने गया था और इस वक्त वो न्यूयॉर्क में है। तभी हम पीटर को देखते हैं जो ठीक होने के बाद वॉरेन स्टॉक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तभी फोटो के जरिए पीटर को पता चलता है कि वॉरेन का एक बेटा भी है जिसका नाम है ईथन और वो इस समय अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रहता है। फिर पीटर एक बास्केटबॉल कोच बनकर ईथन से मुलाकात करता है और फिर उसे बास्केटबॉल सिखाते हुए वॉरेन के बारे में जानकारी निकाल लेता है। ईथन पीटर को बताता है कि मेरी माँ और पिता की आपस में बनती नहीं थी, इसीलिए मैं अब अपने सौतेले पिता के साथ रहता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी अपने पापा से टेक्स्ट के जरिए बात हो जाती है। फिर पीटर अपना दिमाग दौड़ाता है और बैग लाने के बहाने ईथन का फोन उसके बैग से निकाल लेता है ताकि अब वो वॉरेन के साथ चैट कर सके। फिर वॉरेन ईथन को टेक्स्ट करके उसको अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है और पीटर उसे जवाब देता है कि मैं जरूर आऊंगा। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट मिशेल को देखते हैं जो इस बार के इलेक्शन को लेकर थोड़ा परेशान थी। फिर वो कैथरीन से पीटर के बारे में पूछती है, लेकिन कैथरीन जवाब देती है कि पीटर शायद न्यूयॉर्क में है, लेकिन हम उसे अब तक ढूंढ नहीं पाए। अब कैथरीन को शक था कि पीटर जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है क्योंकि 1 महीने से पीटर का कोई भी अता पता नहीं और साथ ही उसकी ट्रेनिंग भी बहुत जल्दी करवाई गई थी, जिसके कारण उसको नाइट एजेंट का काम ठीक ढंग से नहीं आता। फिर मिशेल कैथरीन को कहती है कि तुम पीटर को गलत समझ रही हो, वो जो भी करता है सोच समझकर करता है और इस बात का अनुभव मुझे तब हुआ जब कैंप डेविड में उसने मेरी जान बचाई थी। फिर मिशेल कैथरी को ये बात कहकर चली जाती है कि पीटर को जल्दी से ढूंढो। तभी हम रोज को देखते हैं जो पीटर का पता लगाते हुए ईथन तक पहुंच जाती है, लेकिन ईथन उसे बताता है कि आज कोच मुझे बास्केटबॉल सिखाने के लिए नहीं आए और शायद मेरा फोन भी गलती से उनके पास चला गया है और इसके कारण मेरी माँ भी थोड़ी परेशान है। अब रोज को पीटर तक पहुंचने का एक और जरिया मिल जाता है और वो जरिया है ईथन का फोन। तभी वॉरेन ईथन के फोन में टेक्स्ट करता है कि हम आज रात क्रिस्पी चिकन होटल के बाहर मिलेंगे, लेकिन उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त उसके भेजे हुए सारे टेक्स्ट पीटर पढ़ रहा था। रात को पीटर क्रिस्पी चिकन के बाहर पहुंच जाता है और छुपकर वॉरेन को टेक्स्ट करता है कि तुम कहाँ हो। फिर वॉरेन लिखता है कि तुम क्रिस्पी चिकन के गेट पर खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। लेकिन जब वॉरेन वहां पर पहुंचता है तो क्रिस्पी चिकन के गेट पर कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और फिर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन पीटर के फायरिंग करने के कारण वो रुक जाता है। फिर पीटर उसे कहता है हिलना मत वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन वॉरेन अब तक समझ चुका था कि पीटर को उसे जिंदा पकड़ना है, इसलिए वो वहां से भी भाग जाता है और फिर एक अंधेरी गली में जाकर गायब हो जाता है। जब पीटर हाथ में गन लिए उसको ढूंढ रहा था तो उसकी मुलाकात होती है रोज से, जो ईथन का फोन ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। अब वे दोनों आपस में कुछ भी बात कर पाते इससे पहले ही वॉरेन के साथी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके कारण पीटर रोज को लेकर वहां से भाग निकलता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत 9 महीने पहले से होती है। ये बात तब की है जब पीटर जर्मनी से अपनी ट्रेनिंग पूरी करके केस ऑफिसर कैथरीन से मिलने के लिए थाईलैंड आया था। फिर कैथरीन पीटर को नाइट एजेंट के सारे नियम समझा देती है और ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले एक बार फिर से पूछती है कि क्या तुम नाइट एजेंट का काम कर पाओगे, क्योंकि पीटर की ट्रेनिंग सही तरीके से पूरी नहीं हुई थी। लेकिन पीटर उनको जवाब देता है कि मैं कर लूंगा। फिर कैथरीन पीटर की मुलाकात एलिस से करवाती है, जो नाइट एक्शन में काफी समय से काम कर रही थी और अब से वही पीटर को गाइड भी करेगी। फिर एलिस पीटर को कहती है कि सबसे पहले तुम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को भूल जाओ, क्योंकि नाइट एजेंट की नौकरी बहुत खतरनाक है। अगर तुम किसी के साथ भी ज्यादा क्लोज रहोगे तो उनके सिर पर भी खतरा मंडराता रहेगा।
एलिस ने पीटर को ये बात इसलिए बताई थी क्योंकि उसको पीटर और रोज के बारे में सब कुछ पता था और उसको ये भी पता था कि पीटर रोज से संपर्क करने की कोशिश करेगा। लेकिन पीटर एलिस की बात को अच्छे से समझ गया था और फिर वो ये तय करता है कि वो रोज को कॉल नहीं करेगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। पीटर और रोज वॉरेन के आदमियों से बचते हुए अपने घर आ जाते हैं, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि पीटर के साथ साथ अब रोज की जान भी खतरे में है। घर पहुंचते ही पीटर रोज से पहला सवाल ये पूछता है कि तुमने मेरा पता कैसे लगाया। फिर रोज उसे बताती है कि मुझे ऑनलाइन तुम्हारी एक फोटो मिली थी, जिसके बाद मैंने उसकी पूरी डिटेल निकाली और फिर हॉस्पिटल से होते हुए तुम्हारे पास पहुंच गई। रोज और पीटर इतने महीनों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन पीटर को बस ये डर था कि कहीं इसकी भी जान खतरे में ना आ जाए। अब पीटर रोज को वॉरेन स्टार्क के केस के बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, लेकिन रोज के बार बार पूछने पर वो उसे सब कुछ बता देता है और साथ में ये भी कहता है कि कैथरीन और नाइट एक्शन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वॉरेन के लोगों को पहले से ही पता था कि मेरा और एलिस का एक्सट्रैक्शन पॉइंट कहाँ है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि जरूर कैथरीन या नाइट एक्शन का कोई और मेंबर उन लोगों से मिला हुआ है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वे दोनों सो जाते हैं। अगले सीन में हम न्यूयॉर्क शहर में मौजूद ईरानी एम्बेसी को देखते हैं और ईरानी एम्बेसडर की बातों से ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये लोग जरूर कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। फिर एम्बेसडर सभी ईरानियों को ऑर्डर देते हैं कि आप सब लोग अगले हफ्ते होने वाले जनरल असेंबली में अपना बर्ताव अच्छा रखना और हाँ, कोई भी तय किए गए दायरे से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अमेरिकी लोग हम लोगों से डरते हैं। दरअसल ये लोग किसी मिशन को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे जो आगे चलकर नाइट एक्शन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगा। फिर एम्बेसडर अपनी स्पीच खत्म करने के बाद इसका सारा जिम्मा मिशन सिक्योरिटी हेड जवाद रहमानी को सौंप देते हैं और खुद वहां से चले जाते हैं। एक नूर नाम की लड़की भी उसी असेंबली के लिए काम किया करती थी जो जवाद रहमानी को एक ही नजर में पसंद आ जाती है। फिर जब नूर एम्बेसडर के ऑफिस में सफाई कर रही थी तो उसकी दोस्त हले उसको बताती है कि जवाद रहमानी आज तुम्हें बहुत ही ध्यान से देख रहा था, हो ना हो उसको तुमसे प्यार हो गया है। फिर नूर हले की बात सुनकर शर्मा जाती है, लेकिन वो हले से आगे कुछ भी बात करे इससे पहले ही एम्बेसडर बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। तभी हम रोज और पीटर को देखते हैं। पीटर जब सुबह उठता है तो रोज सामने बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। फिर पीटर उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। फिर रोज कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वॉरेन स्टॉक के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाए। फिर रोज पीटर को वॉरेन की एक फोटो दिखाती है जो पिछली रात एक ट्रैफिक लाइट कैमरा से क्लिक हुई थी। पीटर हैरान होकर रोज से पूछता है कि तुमने ये फोटो कैसे निकाली। फिर रोज उसको अपने नए प्रोग्राम एडवर्ड्स के बारे में पूरी डिटेल से बताती है। पीटर और रोज एक सीसीटीवी कैमरा की हेल्प से वॉरेन के घर पर नजर रखे हुए थे ताकि अगर वहां पर कोई भी हलचल हो तो उन दोनों को पता चल सके। तभी कुछ देर बाद ईथन और उसका परिवार घर से कहीं जाने लगते हैं और ये देखते ही पीटर रोज को कहता है कि मुझे भी जाना होगा। आज ईथन का बास्केटबॉल मैच है, इसलिए हो ना हो उसकी फैमिली वहीं पर जा रही है। लेकिन पीटर रोज को साथ में चलने से मना कर देता है, लेकिन रोज भी कहां मानने वाली थी। वो जबरदस्ती पीटर के साथ चल देती है। दूसरी तरफ वॉरेन भी अपने बेटे ईथन को अपने साथ ले जाने के लिए बास्केटबॉल मैच में पहुंच जाता है। फिर वो ईथन को चुपचाप साइड में ले जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। अब ईथन को वॉरेन पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो अपने डैड के साथ चलने के लिए मान जाता है। लेकिन वे दोनों वहां से निकल पाते इससे पहले ही ईथन का सौतेला बाप, जिसका नाम फ्रैंक था, उनको देख लेता है। फिर फ्रैंक वॉरेन को समझाता है कि तुम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन वॉरेन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और ऊपर से उसको पीटने लगता है। कुछ देर बाद पीटर और रोज भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही वॉरेन ईथन को लेकर निकल गया था। तभी ईथन की माँ पैट्रिशिया फ्रैंक की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। फिर पीटर पैट्रिशिया से कहता है कि आप अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि वॉरेन ईथन को लेकर कहां पर गया होगा। फिर पैट्रिशिया उसे बताती है कि हमारा एक मीटअप पॉइंट था और वॉरेन ने मुझे कहा था कि जब भी किसी मुसीबत में हो तो सीधा वहीं पर आ जाना। फिर रोज फौरन उस मीटअप पॉइंट की डिटेल्स निकालती है और उन्हें पता चलता है कि वहां पर एक एयरपोर्ट है। फिर उस एयरपोर्ट का नाम सुनते ही पीटर समझ जाता है कि जरूर वॉरेन ईथन को लेकर वहीं पर गया होगा ताकि वो जल्दी से इस शहर से निकल सके। फिर पीटर और रोज तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें जरा सी भी देर हुई तो वॉरेन ईथन को लेकर भाग जाएगा। तभी हम नूर को देखते हैं
जो एक खुफिया जगह पर जाकर किसी आदमी से बात कर रही थी। दरअसल ये आदमी CIA का एजेंट था और नूर ईरानी एम्बेसी के मिशन की सारी जानकारी चुराकर CIA को दिया करती थी ताकि वे लोग नूर और उसकी फैमिली को अमेरिका में रहने दें। उन दिनों ईरानी लोगों की हालत बहुत बदतर हुआ करती थी, इसीलिए नूर चाहती थी कि उसकी फैमिली ईरान से निकलकर अमेरिका में आ जाए। फिर वो एजेंट नूर को कहता है कि तुम जो जानकारी लाई हो वो हमारे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें हमें पहले से ही पता थी। तुम कुछ ऐसा लेकर आओ जो हमारे काम का हो। अब एजेंट की बातें सुनकर नूर थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सारी जानकारी उसने डायरेक्ट एम्बेसी की मिशन फाइल से चुराई थी। अब नूर रात के समय फिर से जानकारी चुराने का फैसला करती है, क्योंकि जब तक CIA उसकी फैमिली का अमेरिका में रहने का बंदोबस्त नहीं करती तब तक नूर हार मानने वाली नहीं है। अब कहानी वापस बास्केटबॉल मैच में आ जाती है। कैथरीन और उसके बाकी के ऑफिसर्स अब वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन कैथरीन को सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि रोज और पीटर दोनों एक साथ हैं। दूसरी तरफ वारेन भी एयरपोर्ट से भागने की पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन तभी वहां पर रोज और पीटर आ जाते हैं और वे लोग ईथन को वारेन से दूर कर देते हैं। फिर पीटर और वारेन के बीच में एक शानदार फाइट होती है और फिर पीटर वारेन को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो ईथन को समझाता है कि तुम दुखी मत हो, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। फिर पीटर रोज को कहता है कि तुम ईथन को लेकर यहाँ से निकल जाओ और तुम इसे हिफाजत से पैट्रिशिया के पास छोड़ देना और उसके बाद तुम वापस कैलिफोर्निया में चली जाना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जान और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन रोज तो पीटर को छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसको पीटर की बात माननी पड़ती है और फिर वो ईथन को लेकर वहां से चली जाती है। तभी हम नूर को देखते हैं जो चुपचाप एम्बेसडर के ऑफिस में जाकर मिशन की सारी डिटेल्स चुरा रही थी। लेकिन तभी वहां पर सिक्योरिटी हेड जवाद आ जाता है और नूर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नूर कहती है मैं तो बस सफाई करने के लिए आई थी। और ये बात सुनकर जवाद को नूर पर बिल्कुल भी शक नहीं होता, क्योंकि असल में वो तो नूर पर मोहित हो चुका था। फिर वो नूर को कहता है कि आज रात मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर पर ड्रॉप करूंगा और नूर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर नूर को घर ड्रॉप करने के बाद जवाद उसे कहता है कि तुम सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं हो, तुम्हारा काम इससे कई गुना बड़ा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे परिवार वालों को तुम पर गर्व होगा। अब जवाद की बातें सुनकर नूर मुस्कुराने लगती है, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि वो क्या काम कर रही है। फिर नूर अपने हाथ मुंह धोकर अपनी माँ और भाई से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है और बताती है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में ईरान से निकाल कर रहूंगी। लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब नूर CIA को कोई ठोस जानकारी ला कर देगी। अगले सीन में हम देखते हैं व्हाइट हाउस के अंदर CIA के डायरेक्टर गेडनी और FBI के डिप्टी डायरेक्टर मास्ले एक साथ बैठकर कैथरीन को कॉल करते हैं। फिर गेडनी कैथरीन को कहता है कि न्यूयॉर्क के CIA के एक एजेंट ने हमें US इंटेलिजेंस लीक के बारे में बताया था। हमें शक है कि ईरानियों के हाथ जरूर कोई टॉप सीक्रेट जानकारी लगी है और हो ना हो इसका कनेक्शन तुम्हारे ही केस से होगा। फिर गेडनी की बात सुनकर कैथरीन उनसे पूछती है कि क्या वॉरेन स्टॉक इस शहर में ईरानियों को इंटेल बेचने के लिए आया था, लेकिन गेडली जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हम बहुत जल्द ये भी पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ रोज ईथन को उसके घर छोड़ने के लिए कैलिफोर्निया जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो ग्रीन टी शर्ट वाला आदमी आर्थर उसका पीछा कर रहा है। तभी हम पीटर को देखते हैं जो वॉरेन स्टॉक को कुर्सी से बांधकर उससे सवाल जवाब कर रहा था। फिर वो वॉरेन को कहता है कि तुम सारी सच्चाई बता दो, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम FBI के हाथ लग गए तो वे लोग अपने तरीके से तुमसे सच उगलवा लेंगे। फिर पीटर थोड़ा इमोशनल होकर वारेन को कहता है कि कोई भी इंसान गुनाह नहीं करना चाहता, लेकिन परिवार चलाने के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैं ईथन को भी समझा पाऊंगा कि तुम्हारे पिता गलत नहीं है। फिर वॉरेन पीटर को बताता है कि जिसको मैंने इंटेल बेचा था उसने अपना नाम आर्थर बताया था और वो इंसान शायद असली खरीदार नहीं था, वो सिर्फ एक मिडलमैन था जिसने मुझसे इंटेल लेकर किसी और को दे दिया। फिर पीटर वारेन से पूछता है कि जो शख्स गाड़ी में बैठकर पेन ड्राइव को एक्सेस कर रहा था वो कौन था, लेकिन वॉरेन उसे नहीं जानता था क्योंकि उसकी डील तो सिर्फ आर्थर के साथ हुई थी। फिर वॉरेन पीटर को यह भी बताता है कि मैं नाइट एक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ ईथन को पैट्रिशिया से दूर रखना चाहता था। और रही बात इंटेल की, तो उसमें एक कोवर्ट मिलिट्री प्रोग्राम था जिसको CIA के कहने पर शुरू किया गया था, लेकिन कुछ साल पहले इसको बंद भी कर दिया गया। प्रोग्राम का नाम था फॉक्स ग्लोव
जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल हथियारों की जानकारी थी। अब पीटर वारेन से कुछ और पूछ पाता इससे पहले ही खिड़की के बाहर से कोई वारेन को शूट कर देता है और फिर पीटर भी तुरंत वारेन से दूर होकर पीछे छुप जाता है। तभी कुछ देर बाद वारेन का फोन बजने लगता है, लेकिन पीटर जानता था कि अगर वो बाहर निकला तो खिड़की के बाहर के लोग उसे भी मार देंगे। फिर पीटर जैसे तैसे वारेन के पास पहुंचता है और तुरंत उसका फोन जेब से निकालकर वापस वहां पर छिप जाता है। लेकिन वारेन के फोन में किसकी कॉल आई थी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं पीटर जब कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से वही आदमी बात कर रहा था जिसने इंटेल लीक पेन ड्राइव एक्सेस की थी। वो आदमी पीटर को कहता है कि चुपचाप बाहर जाओ और वारेन ने जो भी तुमको बताया है वो सब मेरे आदमियों को बता दो वरना रोज मारी जाएगी। रोज का नाम सुनते ही पीटर चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज तुम उसे कुछ मत कहना, वो इन सब में शामिल नहीं है। लेकिन वो आदमी पीटर की कोई भी बात सुने बिना फोन काट देता है। फिर पीटर रोज के पास कॉल करता है और कहता है तुम तुरंत बस स्टॉप से दूर भाग जाओ क्योंकि इंटेल चुराने वाले लोग तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं। पीटर की बात सुनते ही रोज वहां से भागने लगती है, लेकिन आर्थर और उसके आदमी रोज को देख लेते हैं और फिर वे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब पीटर भी अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और एक सुरक्षित जगह पर जाकर रोज को संपर्क करता है। वे लोग अभी भी रोज के पीछे पड़े थे, लेकिन पीटर रोज को गाइड करते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम किसी दुकान या मॉल के अंदर घुस जाओ और फिर वहां से कोई हथियार उठाकर भाग लेना। अब रोज भी ठीक वैसा ही करती है जैसा पीटर ने कहा था, लेकिन काफी दूर दौड़ने के बाद आर्थर रोज को पकड़ लेता है। रोज अपनी जान बचाने के लिए आर्थर के कंधे में चाकू घुसेड़ देती है और फिर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद कोई शख्स रोज को पकड़कर एक घर के अंदर खींच लेता है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि कैथरीन थी। रोज की जान बचाने के बाद वो उससे पूछती है कि तुमने पीटर को कैसे ढूंढा, लेकिन रोज उसको कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। फिर कैथरीन बताती है कि पीटर के पास मेरे जूनियर एजेंट्स के मुकाबले आधा अनुभव भी नहीं है, इसलिए अगर वो कुछ और करने की सोच रहा है तो मुझे इस बारे में पता होना चाहिए। फिर रोज कैथरीन पर भरोसा करके उसको पीटर के पास ले जाती है। फिर पीटर पूछता है कि आपने रोज को कैसे ढूंढा। फिर कैथरीन उसे बता देती है कि रोज ईथन को पैट्रिशिया के पास छोड़ने गई थी और तब से ही मैं उसको ट्रेस कर रही हूँ। फिर पीटर कैथरीन को वॉरेन स्टॉक की सारी जानकारी दे देता है और ये भी बताता है कि आज मेरी उसी आदमी से बात हुई थी जिसके पास लीक हुई इंटेल की डिटेल्स है। फिर कैथरीन पीटर से पूछती है कि वॉरेन ने तुम्हें क्या बताया, लेकिन पीटर उन्हें जवाब देता है कुछ भी नहीं। हालांकि पीटर ने वॉरेन स्टॉक से मिली जानकारी एक टेप के अंदर रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन वो उस टेप के बारे में कैथरीन को कुछ भी नहीं बताता। फिर कैथरीन पीटर को कहती है कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो और जिस आदमी ने अपना नाम आर्थर बताया है उसकी जानकारी निकालो। फिर पीटर कैथरीन से कुछ पैसे और उनकी गाड़ी ले लेता है क्योंकि अभी उसे और रोज को इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत थी। घर आने के बाद पीटर और रोज कैलिफोर्निया में जाने की बात करते हैं। दरअसल रोज का कहना था कि वो कैथरीन से प्रोटेक्शन ले लेगी और उसके बाद कैलिफोर्निया चली जाएगी ताकि पीटर के लिए अब और मुश्किलें पैदा ना हो। लेकिन पीटर चाहता था कि रोज उसी के साथ रहे क्योंकि इंटेल चुराने वाले लोगों को पता है कि रोज पीटर के लिए क्या मायने रखती है। फिर वे दोनों तय करते हैं कि रोज कैलिफोर्निया नहीं जाएगी और यहीं पर रहकर पीटर की हेल्प करेगी। रोज के सो जाने के बाद अचानक से पीटर को उसकी चीखने की आवाज आने लगती है और वो समझ जाता है कि ये सब रोज की बीमारी का असर है, इसलिए वो रोज के पास बैठकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अगले सीन में हम नूर और हालेह को देखते हैं जो दोपहर में होने वाली जवाद की मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। नूर को हालेह के जरिए पता चलता है कि जवाद और एम्बेसडर अब्बास कल दोपहर को किसी के साथ मीटिंग करने वाले हैं और ये सुनहरी मौका नूर किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर अगली सुबह नूर जवाद के पास जाती है और उसको दोपहर को एक साथ लंच करने के लिए कहती है, लेकिन जवाद नूर को कहता है कि आज तो एम्बेसडर अब्बास के साथ मीटिंग है, इसलिए हम लोग मीटिंग खत्म करने के बाद ही लंच पर जाएंगे। जवाद के घर से निकलने के बाद नूर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाती है और वहां से एक ट्रैकर खरीदती है ताकि वो जवाद को ट्रेस कर सके। दूसरी तरफ पीटर और रोज सुबह उठते ही आर्थर के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देते हैं। फिर रोज आर्थर की फोटो अपने एडवर्ड्स प्रोग्राम में डालती है और उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेती है, लेकिन कुछ देर बाद रोज का प्रोग्राम अचानक से लॉक हो जाता है क्योंकि रोज के पार्टनर आर्टुन ने उसकी एडवर्स एक्सेसिबिलिटी को बंद कर दिया था। अगले सीन में हम टोमास और एलियाट नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो यूएन काउंसिल को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे।
दरअसल टोमास चाहता था कि उसके पिता को जेल से बाहर निकाला जाए और फिर वो ईरान के नेता बनकर सब पर हुकूमत करे, लेकिन एलियट उसे समझाता है कि मैं इस काम में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मैं फॉरेन सेक्रेटरी के साथ काम जरूर करता हूँ, लेकिन एक जेल में सड़ रहे कैदी को बाहर निकालने के लिए मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। अब एलियट का जवाब सुनकर टोमास बहुत ही दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ नूर उस होटल के ऊपर नजर रखे हुई थी जहां पर जवाद और अब्बास की मीटिंग होने वाली थी। फिर जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, नूर अब्बास के क्लाइंट की कुछ तस्वीरें खींच लेती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जवाद का क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि आर्थर ही था। तभी नूर देखती है कि अब्बास के हाथ में एक ब्रीफकेस है, इसलिए वो अब्बास की भी कई सारी तस्वीरें खींच लेती है। लेकिन तभी जवाद उसको दीवार के पीछे छुपा हुआ देख लेता है। उस वक्त तो जवाद कोई भी हरकत नहीं करता, क्योंकि वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं था कि जिसको उसने देखा है वो नूर है भी या नहीं। फिर जवाद और अब्बास के चले जाने के बाद नूर चैन की सांस लेती है और जल्दी से CIA के पास वो सारी तस्वीरें भेज देती है जो उसने खींची थी। फिर CIA ऑफिसर नूर को कहता है कि हम इस आदमी को नहीं जानते जिसकी तुमने फोटो खींची है, इसलिए ये जानकारी हमारे लिए बेकार है। फिर नूर कहती है मैं पता लगाती हूँ कि उस ब्रीफकेस में क्या था, और अगर उसके अंदर कुछ काम का हुआ तो तुम मेरे परिवार को ईरान से निकालने का इंतजाम कर लेना। तभी रोज के पास आर्टुन की कॉल आती है और वो उसे डांटते हुए कहता है कि तुमने एडवर्ड्स के कोड के साथ क्या किया था। अब रोज एक बार फिर से झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन आर्टुन उसे साफ साफ कह देता है कि अगर तुमने जल्दी से जल्दी कैलिफोर्निया आकर मुझे कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो समझो तुम्हारी नौकरी गई। लेकिन रोज इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे आर्थर के बारे में जानकारी मिल गई थी। आर्थर का असली नाम था सोलोमन वेगा और वो पहले मरीन्स में काम किया करता था, लेकिन 6 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई थी, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। ये बात जानकर रोज और पीटर हैरान हो जाते हैं कि जो इंसान आज भी जिंदा है वो 6 महीने पहले मर कैसे गया। फिर पीटर रोज को कहता है कि हमें सोलोमन की बहन सेलेस्ट वेगा से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि उसके पास हमें सोलोमन के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। फिर सेलेस्ट के घर पहुंचकर पीटर और रोज देखते हैं कि उस औरत को पैरालाइज हो चुका है और उसके दोनों पैर काम नहीं करते। अब सेलेस्ट को उन पर शक ना हो, इसलिए रोज उसको झूठी कहानी बताती है कि मेरे डैड और सोलोमन मरीन में एक साथ काम किया करते थे। फिर सेलेस्ट उनको बिना कोई सवाल किए अंदर आने देती है। दरअसल सेलेस्ट ऑर्गेनिक सोप की एक ऑनलाइन शॉप चलाया करती थी, लेकिन पीटर ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि सिर्फ एक ऑनलाइन शॉप चलाने के बावजूद सेलेस्ट इतनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जी रही थी। फिर पीटर उसके घर से निकलने से पहले उसका एक लेटर चुरा लेता है ताकि उसको ये पता चल सके कि सेलेस्ट को इतने पैसे कौन भेज रहा है। फिर लेटर पढ़ने के बाद पीटर को पता चलता है कि किन केयर ट्रस्ट नाम की एक कंपनी सेलेस्ट को भारी मात्रा में पैसे भेज रही है। इसका मतलब ये था कि सोलोमन उस कंपनी के जरिए अपनी बहन की हेल्प कर रहा है। अब एक इंटर लीग बायर के साथ काम करने के लिए मरने का नाटक करना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन पीटर को इसी बात का पता लगाना था कि सोलोमन ने ये सब क्यों किया। फिर कुछ देर बाद कैथरीन रोज के पास टेक्स्ट करती है और उसको एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। अब पीटर को कैथरीन पर भरोसा हो गया था, इसलिए वो वारेन स्टॉक का रिकॉर्ड किया हुआ टेप उनको सुना देता है और साथ में ये भी कहता है कि हमें फॉक्सग्लोव प्रोग्राम के बारे में पता लगाना होगा। तभी हम फॉक्सग्लोव प्रोग्राम को ऑपरेट करने वाले कुछ मिलिट्री लोगों को देखते हैं जो अभी भी इसी प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। दरअसल वारेन ने पीटर को बताया था कि फॉक्सग्लोव पर काफी समय पहले ही पर्दा डाल दिया गया था, लेकिन इन सब मिलिट्री के लोगों को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि फॉक्सग्लोव प्रोग्राम अभी भी चल रहा है। तभी फॉक्सग्लोव के सामान से भरा हुआ ट्रक 2 आदमियों के साथ वहां से रवाना होता है, लेकिन उस वक्त किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि कुछ लोग इस ट्रक पर पहले से ही नजर डाले हुए हैं। तभी मार्कस नाम का एक शख्स और उसके आदमी ट्रक को लूट लेते हैं और साथ में उन दोनों आदमियों को भी मार देते हैं जो इस माल को डिलीवर करने वाले थे। दूसरी तरफ पीटर ये तय करता है कि रोज अब कैलिफोर्निया नहीं जाएगी और न्यूयॉर्क में रहकर उसकी हेल्प करेगी। कैथरीन को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि रोज एडवर्ड्स का इस्तेमाल करके नाइट एक्शन की हेल्प ही कर रही थी। तभी कैथरीन को CIA की तरफ से एक फोटो मिलती है जिसको नूर ने खींचकर उनके पास भेजा था। फिर पीटर सोलोमन वेगा की तस्वीर देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और कैथरीन से पूछता है कि इस फोटो को किसने खींचा। फिर कैथरीन पीटर को ईरानी एम्बेसी में काम करने वाली नूर के बारे में बताती है और साथ में ये भी ऑर्डर देती है कि पीटर तुम कल जाकर नूर से पूछताछ करो और पता लगाओ कि उस ब्रीफकेस के अंदर क्या था।
अगले सीन में हम सिक्योरिटी हेड जवाद को देखते हैं, जो लंच करने के बाद नूर को घर छोड़ने आया था। वो अपने मन में उठ रहे सभी सवाल लंच से पहले ही नूर से पूछ चुका था, लेकिन नूर एक बार फिर जवाद से झूठ बोलकर खुद को बचा लेती है। नूर को अंदाजा भी नहीं था कि कल पीटर उससे पूछताछ करने आ रहा है और अभी उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस ब्रीफ केस में लगा हुआ था जो एम्बेसडर अब्बास के पास था। तभी हम टोमास और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो ड्रिंक पीते वक्त एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी कुछ देर बाद टोमास को मार्कस का भेजा हुआ एक वॉइस नोट मिलता है और फिर वो घर से बाहर जाकर उस मैसेज को सुनता है। मार्कस कहता है कि हमने सब कुछ उड़ा लिया है, जानता हूँ ये प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन सब कुछ ठीक होगा, भरोसा रखो, हम कल मिलेंगे। अब टोमास और मार्कस क्या खिचड़ी पका रहे थे ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत ईरान के इस्फान शहर से होती है। ये बात तब की है जब नूर अपने परिवार के साथ ईरान में रहा करती थी। फिर एक दिन नूर अपनी जर्नलिस्ट दोस्त खुलूहद से बात करते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं लिखना चाहिए था, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन खुलूहद उसे जवाब देती है कि मुझे पता है इसको छापना खतरनाक है और बिना जान की परवाह किए एक सही न्यूज छापना एक पत्रकार का धर्म होता है। कुछ देर बाद ईरानी पुलिस खुलूहद के ऑफिस का दरवाजा खटखटाने लगती है। फिर खुलूहद नूर को कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम भी बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। 2 मिनट तक दरवाजा न खोलने पर ऑफिसर्स गेट को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और खुलूहद को अखबार में झूठी खबर छापने के जुर्म में पकड़ लेते हैं। नूर दूर खड़ी ये सब देख रही थी और वो चाहकर भी अपनी दोस्त को बचा नहीं पाती। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि नूर की मुलाकात पीटर और रोज से होती है, जो अब नूर का केस हैंडल कर रहे थे। फिर पीटर नूर को कहता है कि क्या तुम हम पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि हम CIA एजेंट एडवर्ड के बदले तुम्हारा केस हैंडल कर रहे हैं और तुमको ब्रीफकेस के बारे में जो कुछ भी पता है वो अब तुम सिर्फ हमें ही बताओगी। फिर पीटर कहता है हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, अगर तुम कोई जानकारी नहीं देना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन फिर तुम्हारा परिवार ईरान में ही फंसा रह जाएगा। अब नूर को पीटर और रोज भले लोग लगते हैं, इसलिए वो उनको ब्रीफकेस के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देती है। दरअसल नूर को ये नहीं पता था कि ब्रीफकेस में क्या है, लेकिन वो पीटर को बताती है कि कल एम्बेसडर अब्बास के घर पर एक पार्टी है, जहां पर हम चुपचाप ब्रीफकेस को खोल कर देख सकते हैं। फिर पीटर नूर को कहता है कि तुम कैसे भी करके ब्रीफकेस तक पहुंच जाओ और उसके अंदर जो कुछ भी है उसकी कॉपीज बना लो, ताकि वो हमारे काम आ सके। फिर नूर मजबूर होकर इस बार भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अगले हफ्ते ईरान वाले उसके भाई को फौज में भर्ती कर लेंगे और उसके बाद नूर की फैमिली का ईरान से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तभी हम कैथरीन को देखते हैं, जो सोलोमन की बहन सेलेस्ट से कुछ पूछताछ कर रही थी। सेलेस्ट की पड़ोसन कैथरीन को बताती है कि वो सुबह ही अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गई है और वो कहाँ गई है इसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। ये बात कैथरीन को थोड़ी अजीब लगती है कि कोई शख्स इतनी जल्दी अपने घर को कैसे बदल सकता है, लेकिन अब वो सेलेस्ट का पता लगाने के बजाय फॉक्स ग्लो प्रोग्राम पर फोकस करती है। दूसरी तरफ नूर पीटर और रोज को एक नक्शे के जरिए समझा रही थी कि पार्टी में कौन सा कमरा कहां पर है। वो बताती है कि कल मैं पार्टी में अब्बास के सूटकेस तक नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि एक जूनियर असिस्टेंट होने के कारण मुझे कल काफी काम रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें अब्बास की पॉकेट से उसके रूम का की कार्ड चुरा कर दे दूंगी और फिर तुम्हें ही सूटकेस तक पहुंचना होगा। फिर कल का प्लान बनाने के बाद पीटर रोज से एक वादा लेता है कि अगर वहां कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम तुरंत ही वहां से निकल जाओगी, लेकिन रोज तो मन में ये सोच रही थी कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में हम टोमास को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त जॉर्डन से फॉक्स ग्लोव के बारे में बात कर रहा था। कुछ देर बाद वहां पर सोलोमन भी आ जाता है और वो टोमास से पूछता है क्या मैं ये एग्रीमेंट फाइनल समझूं। अब सोलोमन के इस सवाल से ये बात तो साफ हो गई थी कि टोमास और सोलोमन जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्लानिंग क्या है ये हमें आगे पता चलेगी। फिर सोलोमन जॉर्डन को पेन ड्राइव देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन एक दुकान के अंदर अपना पार्सल लेने के लिए जाती है, लेकिन पार्सल के अंदर जो था उसको देखकर कैथरीन के होश उड़ जाते हैं। दरअसल पार्सल के अंदर एलिस की अस्थियां थी, जो कैथरीन ने ही कुछ समय पहले एलिस के कजन इसाक के पास भिजवाई थी, लेकिन इसाक ने वो अस्थियां स्वीकार नहीं की और कैथरीन का पार्सल उसके पास वापस आ गया। फिर कैथरीन इसाक के घर पर जाकर पता करती है कि आखिर उसने एलिस की अस्थियां वापस क्यों लौटा दी। फिर इसाक बताता है कि जब एलिस ने FBI ज्वाइन किया था तो सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी फोन कॉल्स आना काफी कम हो गई
और फिर उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद उसने फोन करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। फिर वो कहता है तुम ये अस्थियां ले जाओ क्योंकि मैं इनको नहीं रखूंगा। आप ये अस्थियां ले जाकर उस इंसान को दीजिए जो एलिस की परवाह करता था। ये बात सुनने के बाद कैथरीन उससे कोई भी सवाल नहीं करती और अस्थियां लेकर वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे पीटर और रोज प्लान के मुताबिक अपना अपना गेटअप चेंज कर लेते हैं। फिर पीटर एक वेटर बनकर पार्टी में एंट्री लेता है और रोज अब्बास की दोस्त एमिल गीगर के साथ पार्टी में आ जाती है। दरअसल एमिल गीगर कैथरीन के लिए ही काम करती है, लेकिन पार्टी में किसी को भी ये बात पता नहीं थी। फिर पीटर चुपचाप वहां के सभी कैमरों का कनेक्शन कुछ देर के लिए रिबूट कर देता है ताकि आगे की कोई भी फुटेज उसमें रिकॉर्ड ना हो। तभी रोज और एमिल बातें करके अब्बास का ध्यान भटकाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर नूर वो की वाला कार्ड उसकी पॉकेट से चुरा लेती है। अब इससे पहले कि वो की कार्ड पीटर को दे पाती, जवाद किसी काम से पीटर को अपने पास बुला लेता है। दरअसल जवाद को शक हो गया था कि पीटर कोई वेटर नहीं है, क्योंकि पीटर के देखने का नजरिया और चाल चलन बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है और जवाद ये सब एक ही नजर में भांप गया था। अब आगे का प्लान खराब ना हो इसलिए रोज नूर से वो की कार्ड ले लेती है और खुद ही सूटकेस वाले कमरे में पहुंच जाती है। फिर वो सूटकेस के अंदर रखे हुए सभी डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें ले लेती है और फिर जैसे ही ये काम निपटाकर वो वहां से निकलने लगती है, हलेह उसे देख लेती है। फिर रोज जैसे तैसे कोई झूठी कहानी बनाकर खुद को बचाती है और हले को एक मोबाइल देकर कहती है कि अंदर मुझे किसी का फोन मिला था। फोन देखकर हले समझ जाती है कि ये फोन नूर का है, इसलिए वो रोज को कहती है कि मैं इस फोन को नूर के पास पहुंचा दूंगी, तुम जाओ और पार्टी एंजॉय करो। नूर को जब पता चलता है कि जवाद ने पीटर को पकड़ लिया है तो वो फौरन एक प्लान बनाती है और फिर वो एमिल के पास जाकर उसके सूट पर एक ड्रिंक गिरा देती है ताकि जवाद पीटर को छोड़कर बाहर आ जाए। अब नूर का प्लान बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जवाद अपने 2 ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि पीटर को बेसमेंट में ले जाओ और इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। फिर जवाद के वहां से जाते ही दोनों ऑफिसर्स पीटर को बेसमेंट में ले जाते हैं, लेकिन पीटर उन दोनों को ठिकाने लगाकर फिर से पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तभी रोज पीटर को बताती है कि मैंने सारा काम निपटा दिया है और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर ये बात जानकर पीटर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रोज उसके लिए इतना बड़ा रिस्क लेगी। फिर वे दोनों पार्टी से सेफली बाहर आ जाते हैं और फिर अगले दिन पीटर कैथरीन से मिलकर उनको पार्टी में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताने लगता है और साथ में ये भी बताता है कि हमें जल्दी से जल्दी नूर के पास से वो फोटोज ले लेनी होंगी। तभी कैथरीन बताती है कि मैंने फोक्सग्लोव प्रोग्राम के बारे में CIA के डायरेक्टर गैडनी से पूछताछ की थी, लेकिन उनके पास से पूरी जानकारी आने में थोड़ा समय लगेगा। फिर जाने से पहले पीटर और कैथरीन एलिस की अस्थियों को पानी में बहा देते हैं और अपनी नम आंखों से देश के लिए कुर्बान होने वाली एक नाइट एजेंट को विदाई देते हैं। दूसरी तरफ मार्कस और टॉमास के बीच में फोक्सग्लोव को लेकर थोड़ी बहस चल रही थी, क्योंकि टॉमास ने मार्कस को कहा था कि ब्लैकमेल के लिए सिर्फ मोबाइल लैब की वीडियो बनाकर लाना, ना कि पूरी की पूरी मोबाइल लैब को चुरा कर लाना। फिर मार्कस टॉमास को कहता है कि ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो क्योंकि अब वफादारी दिखाने का समय तुम्हारा है। टॉमास समझ नहीं पा रहा था कि मार्कस किसे वफादारी दिखाने की बात कर रहा है। फिर मार्कस कहता है तुम्हें अच्छे से पता है किसको वफादारी दिखानी है, क्योंकि तुम्हारे पिता भी आजकल जेल में काफी बेचैन हो रहे हैं। अब मार्कस इनडायरेक्टली टॉमास को धमकी दे रहा था और वो वफादारी दिखाने वाली बात किस इंसान के लिए बोल रहा था ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम कैथरीन, पीटर और रोज को देखते हैं जो एक खुफिया जगह पर नूर का इंतजार कर रहे थे। फिर कैथरीन कुछ देर के लिए रोज को बाहर भेज देती है और पीटर को बताती है कि फोक्सग्लोव प्रोग्राम का आइडिया ये था कि कुछ सिंथेटिक हथियार बनाए जाएंगे जो अमेरिका के पास पहले से ही मौजूद हैं और फिर उनके एंटीडोट केमिकल तैयार किए जाएंगे। CIA ने US मिलिट्री के साथ मिलकर मोबाइल लैब में 9 नए केमिकल एजेंट्स डेवलप किए थे, लेकिन पूरा मोबाइल लैब शुक्रवार को चुरा लिया गया और इसी के साथ वहां पर 2 मरीन्स की लाशें भी पाई गई हैं। अब पीटर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन उसको खुद पर यकीन था कि वो जो कोई भी है एक ना एक दिन उसके हाथ आ ही जाएगा। तभी कुछ देर बाद नूर भी वहां पर आ जाती है और फिर पीटर नूर को वो तस्वीरें देने के लिए कहता है, लेकिन नूर जवाब देती है कि मैं वो फोटोज आपको तभी दूंगी जब मेरे परिवार को ईरान से बाहर निकाला जाएगा। अब नूर CIA और FBI की मांगे पूरी करके थक चुकी थी, इसलिए वो कैथरीन और पीटर से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं आपको वो फोटोज नहीं देने वाली। जब मेरा परिवार ईरान से बाहर आएगा तब वो फोटोज आपको मिल जाएंगी। और ये कहकर नूर वहां से चली जाती है। अब पीटर और रोज नूर के परिवार को ईरान से बाहर कैसे निकालेंगे ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
5th एपिसोड की शुरुआत 5 साल पहले से होती है, जहां हम सामी नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो अब कैथरीन के लिए काम करने वाला था। इस एपिसोड में सामी का परिचय इसलिए कराया गया है क्योंकि वही नूर के परिवार को ईरान से अमेरिका लेकर आएगा। सामी को फारसी, अमेरिकन और रूसी कई भाषाएं आती है, जिनकी हेल्प से वो ईरान के लोगों से खुलकर बात कर सकता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और वहीं से शुरू होती है जहां पर 4th एपिसोड खत्म हुआ था। कैथरीन और पीटर तय करते हैं कि वे लोग नूर को फोटोज देने के लिए धमकाएंगे और उनके परिवार को भी ईरान से बाहर निकलवाने का प्रस्ताव ठुकरा देंगे, लेकिन रोज डटकर उनके इस फैसले का विरोध करती है। फिर वो पीटर को समझाती है कि एक बार तुम इंसानियत की नजरों से देखो, नूर ने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारी हेल्प की है और अगर हम उसको धोखा देंगे तो वो और उसकी फैमिली पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहेगी। फिर पीटर और कैथरीन के फैसला ना बदलने के कारण रोज उनसे नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जवाद और एम्बेसडर अब्बास को देखते हैं जो पीटर के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। फिर जवाद अब्बास को बताता है कि ये पीटर कौन था हम नहीं जानते, लेकिन उसने कैमरों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके कारण 15 मिनट की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई। सारी बातें सुनने के बाद अब्बास समझ जाता है कि जरूर उनके ही बीच कोई गद्दार है जिसने पीटर को कैमरा कनेक्शन की लोकेशन बताई थी। फिर जवाद अब्बास को कहता है आप निश्चिंत हो जाइए क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक गद्दार बचकर नहीं जा सकता। जवाद की नजरें भले ही एक नजर में झूठ को भांप लेती हों, लेकिन वो अभी तक नूर की असलियत जान नहीं पाया था। फिर जब वो नूर से मिलता है तो उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछता है क्या हुआ, लेकिन नूर उसको झूठ कह देती है कि मुझे बस थोड़ा सा जुकाम है। फिर जवाद के जाते ही हले नूर को कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि तुम अभी अभी रो कर आई हो। लेकिन नूर कहती है नहीं, तुमको जैसा लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ रोज पीटर से अभी भी नाराज थी, लेकिन पीटर घर आने के बाद उसे मना लेता है और वादा करता है कि मैं कल ही कैथरीन से बात करके नूर के परिवार का कुछ इंतजाम करवाता हूँ। पीटर को यकीन था कि कल तक वे कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे, क्योंकि जब तक नूर का परिवार ईरान से अमेरिका नहीं आ जाता तब तक नूर भी उनको एक भी फोटो नहीं देगी। अगले सीन में हम सोलोमन वेगा को देखते हैं जो एक क्लिनिक में अपनी बहन से बातें कर रहा था। दरअसल सेलेस्ट अपने भाई के बारे में सब कुछ जानती है और उसने आज तक ये बात बाहर नहीं आने दी कि उसका भाई सोलोमन जिंदा है। फिर वो अपने भाई को कहती है कि तुम अपने बॉस के लिए इतना रिस्क उठाते हो, इतना दर्द सहते हो, लेकिन तुम्हारे बॉस ने आज तक तुम्हारी पगार नहीं बढ़ाई। फिर सोलोमन अपनी बहन की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने आज तक इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फिर वो तय करता है कि वो अपने बॉस को जाकर पगार बढ़ाने के लिए कहेगा ताकि रिटायरमेंट के बाद वो और उसकी बहन आराम से अपनी लाइफ जी सकें। दूसरी तरफ कैथरीन पीटर की मुलाकात सामी से करवाती है जो नूर की फैमिली को ईरान से बाहर निकालेगा। फिर पीटर सामी को कहता है कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर नूर की फैमिली को ईरान से बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर सही समय पर फोटो नहीं मिली तो एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सामी बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाला आदमी था, इसलिए उसको ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। फिर पीटर नूर से उसके शहर की डिटेल्स पता करता है और उस एरिया के बारे में भी अच्छे से जान लेता है जहां पर उसका घर था। इस वक्त रोज ईरान वाले मिशन पर ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि आर्टून एडवर्ड्स उससे वीडियो कॉल पर बात करना चाहता था। अब वो रोज से बिल्कुल भी नाराज नहीं था, बल्कि वो तो रोज का शुक्रगुजार था कि उसने एडवर्ड्स को ज्वाइन किया। फिर आर्टून रोज को बताता है कि मैंने तुम्हारे एडवर्ड्स इस्तेमाल करने के तरीके को देखा था। तुमने इस प्रोग्राम से किसी की लास्ट लोकेशन खोजी और ये तरीका इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आया है। अब वो लोग एडवर्ड्स के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं और इसका फायदा तुम्हें और मुझे ही होगा। लेकिन रोज आर्टून की खुशी खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसको कहती है थोड़ा संभल कर, क्योंकि एडवर्ड्स अगर गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि आर्टून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एडवर्ड्स को कौन खरीदने वाला है, लेकिन रोज आर्टून को साफ साफ कह देती है कि अगर एडवर्ड्स किसी इन्वेस्टर को देने से पहले एथिक्स बोर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया तो मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगी। दरअसल एथिक्स बोर्ड प्रोफेशनल्स का एक समूह है जो पूरे प्रोग्राम और उसके टारगेट की समीक्षा करके अपनी राय देता है। आखिर में आर्टून को रोज की बात माननी ही पड़ती है क्योंकि वो रोज को इस प्रोग्राम से हटाना नहीं चाहता था। अगले सीन में हम सोलोमन और उसके बॉस को देखते हैं जो गाड़ी में बैठे सोल नाम के आदमी का इंतजार कर रहे थे। सोलोमन के बॉस का नाम विक्टर है और यही वो आदमी है जो सब कुछ करवा रहा था। वारेन स्टॉक भी विक्टर के लिए ही काम करता था, लेकिन जब पीटर ने उसे पकड़ लिया तो विक्टर ने बड़ी ही चालाकी से वारेन को मरवा दिया।
विक्टर सोल का इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसे पीटर की कुछ फाइलें देने वाला था ताकि विक्टर को पीटर की पूरी हिस्ट्री पता चल सके। तभी सोलोमन विक्टर को अपनी पगार बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर उसे कहता है कि अभी जिस काम के लिए हम आए हैं उसे पूरा करते हैं, पगार की बात हम बाद में करेंगे। तभी कुछ देर बाद सोल भी वहां पर आ जाता है और सोलोमन को वो सारी फाइलें दे देता है जिनमें पीटर का जिक्र था। सोल बताता है कि पीटर ने पिछले 10 महीनों से ना ही अमेरिकी सरकार के लिए काम किया है और ना ही किसी और के लिए, इसलिए हमको कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो इस वक्त कहां पर है। अब विक्टर को किसी भी हालत में पीटर का पता लगाना था, क्योंकि जब तक पीटर इस केस की कमांड संभाल रहा है तब तक विक्टर के लिए मुसीबतें बनी रहेंगी। तभी नूर अपनी माँ को फोन करके सूचना देती है कि सामी नाम का एक एजेंट आपको और फरहाद को लेने के लिए आएगा, इसलिए आप लोग अपना सामान तैयार रखना। फिर सारा प्लान डिसाइड होने के बाद सामी ईरान के लिए निकल पड़ता है और पीटर और रोज अपने घर चले जाते हैं। तभी अगली सुबह जवाद हाले को अपने ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि बची हुई सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे शक हो जाता है कि हाले जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। दरअसल जब रोज डॉक्यूमेंट्स चुराने के बाद नूर का फोन हाले को दे रही थी, तब तक सीसीटीवी कैमरे चालू हो गए थे, जिसकी वजह से उसने हाले और रोज को फोन एक्सचेंज करते हुए देख लिया था। लेकिन हाले जवाद को झूठ बोल देती है कि वो फोन मेरा ही था जो गलती से अंदर रह गया था, लेकिन जवाद उसको कहता है कि मुझे अपना फोन दो। अब वो पूरी तरह से फंस गई थी, इसलिए उसको जवाद को बताना ही पड़ता है कि वो फोन मेरा नहीं था बल्कि नूर का था। सारी बातें सुनने के बाद जवाद समझ जाता है कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो नूर ने ही करवाया था, लेकिन वो अभी भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब नूर ने क्यों किया। फिर वो नूर के घर जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसको इस बात का पता लगाना था कि आखिर नूर चाहती क्या है। तभी हम विक्टर और सोलोमन को देखते हैं जो पीटर के बारे में जानकारी निकाल रहे थे। विक्टर को शक था कि जब पीटर एफबीआई और सीआईए के लिए काम नहीं करता तो वो जरूर किसी सीक्रेट एजेंसी के लिए ही काम करता होगा, और हो ना हो वो सीक्रेट एजेंसी नाइट एक्शन ही हो सकती है। फिर विक्टर सोलोमन को कहता है कि मैं तुम्हारी पगार 15% बढ़ा रहा हूँ और साथ ही तुम्हें हमारी संस्था का वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल भी दूंगा, लेकिन तुम्हें बस किसी भी हालत में पीटर को पकड़कर यहाँ पर लाना होगा। फिर सोलोमन हाँ कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि आखिर पीटर है कौन और उसने कितने बड़े बड़े केस सोल्व किए हैं। तभी हम जवाद को देखते हैं जो नूर के घर में तहकीकात कर रहा था। तभी उसके पास एम्बेसडर अब्बास का फोन आता है। दरअसल अब्बास को पता चल गया था कि जवाद ने हाले से पूछताछ की है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला या नहीं, लेकिन जवाद उनको नूर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि हम लोग गद्दार को पकड़ने के बहुत करीब हैं। तभी फोन काटने के बाद अब्बास को अपने सूटकेस की याद आती है और फिर वो तुरंत उसको खोल कर देखता है, लेकिन सूटकेस की हालत देखकर उसको शक हो जाता है कि जरूर किसी ने इसको खोल कर देखा था। दूसरी तरफ पीटर, रोज और नूर कैथरीन की बताई हुई खुफिया जगह पर आ जाते हैं और फिर वे सामी की कॉल का इंतजार करते हैं। नूर को ये सब करने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो फरहाद और उसकी माँ की जान जा सकती है। कुछ देर बाद सामी भी ईरान में नूर के घर पहुंच जाता है, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि नूर का भाई फरहाद अमेरिका जाना ही नहीं चाहता था। दरअसल वो अपनी गर्लफ्रेंड जुजेह से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। अब सामी को सबसे ज्यादा गुस्सा नूर की माँ पर आता है, क्योंकि जब उसे पता था कि उसको अमेरिका जाना है तो उसने ये बात फरहाद को क्यों नहीं बताई। फिर सामी तुरंत ही पीटर को कॉल करता है और बताता है कि फरहाद हमारे साथ नहीं आना चाहता। फिर नूर अपने भाई से बात करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फरहाद उसकी बात नहीं मानता। तभी ज्यादा शोर हो जाने की वजह से फरहाद का पड़ोसी बबाक उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन नूर की माँ बबाक को झूठ बोल देती है और कहती है कि सामी मेरा भांजा है। लेकिन फरहाद बबाक से कहता है कि हम इस आदमी को नहीं जानते, ये जबरदस्ती हमारे घर में घुसा हुआ है। अब बबाक को सामी पर शक हो जाता है, इसलिए वो तुरंत दौड़कर जाता है और अपने दोस्तों को वहां पर बुला लाता है। फिर नूर की माँ जैसे तैसे फरहाद को समझाने लगती है, लेकिन इतने में बबाक के दोस्त गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर मजबूरन सामी को उन पर हमला करना पड़ता है। फिर वो सभी को बंदूक दिखाकर फरहाद और उसकी माँ को वहां से ले जाता है, लेकिन बबाक के दोस्तों ने तब तक पुलिस को भी सूचित कर दिया था, जिसके कारण ईरानी पुलिस अब सामी के पीछे पड़ जाती है। फिर जब सामी उन दोनों को वहां से ले जा रहा था तो रास्ते में पुलिस उनको रोक लेती है। फिर सामी खुद को बचाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है और मौका मिलते ही सभी पुलिस वालों को गोली मार देता है। उस समय फरहाद को अपनी गर्लफ्रेंड जुजेह की बहुत याद आ रही थी,
इसलिए वो अपना फैसला बदल लेता है और एक पुलिस वाले की बंदूक उठाकर सामी को कहता है कि मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। सामी भी फरहाद को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि बंदूक नीचे रख दो, लेकिन फरहाद उस पर फायरिंग करने लगता है। इसलिए मजबूरन सामी को फरहाद को गोली मारनी पड़ती है। सामी जानता था कि हालात काफी बिगड़ गए हैं, इसलिए वो जबरदस्ती नूर की मां को गाड़ी में बिठाता है और वहां से निकल जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद सामी पीटर के पास फोन करता है और बताता है कि फरहाद मुझ पर गोली चला रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे उसे शूट करना पड़ा। अब पीटर ये बात सुनकर सदमे में चला जाता है, लेकिन फिर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए नूर को बताता है कि सब ठीक है, सामी उन्हें लेकर आ रहा है। और इसी के साथ 5th एपिसोड का भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब नूर को पता चलेगा कि उसके भाई को गोली लग गई है और वो अमेरिका नहीं आ रहा, तो क्या वो फोटोज पीटर को देगी या फिर यहाँ कुछ और ही गड़बड़ होगी। और दूसरी तरफ सोलोमन, जिसको विक्टर ने पीटर को पकड़ने का ऑर्डर दिया था, क्या वो उसको पकड़ पाएगा या फिर कुछ और ही झोल झाल होगा। ये सब हम बी पार्ट में देखेंगे, जो बहुत जल्द आपके सामने हाजिर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।